हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें आइडियल ट्रांसफार्मर है, एक कोर है, उस कोर पे दो वाइंडिंग है। और हम एक और अजम्पशन लेंगे कि जो मैग्नेटिक कोर है उसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट है। यदि परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो इस मैग्नेटिक कोर का रिलक्टेंस L अपॉन म्यू ए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा। अब इस कोर पे हमने दो वाइंडिंग दिखा रखी है। पहली वाइंडिंग में N1 टर्न्स हैं और दूसरी वाइंडिंग में N2 टर्न्स हैं। और पहली वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है I1, और दूसरी वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई गई है और ये है I2। अब यदि हमें इसकी एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले ये देखना है कि कितने एमएमएफ सोर्स हैं। यहाँ पे दो वाइंडिंग और दो करंट दिखाई गई है, दो एमएमएफ सोर्सेज हैं। वो हैं N1 I1 और दूसरा है N2 I2। अभी हमने इसमें एक बहुत अच्छा एजम्पशन ये माना है कि रिलक्टेंस को जीरो मान लिया है। रिलक्टेंस जीरो है तो सारा फ्लक्स कोर के अंदर ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये लीस्ट रिलक्टेंट पाथ है। कोई भी फ्लक्स एयर में नहीं आएगा, तो लीकेज हमारा जीरो होगा। I1 की वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है? I1 की वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, इसलिए N1 I1 में हम प्लस यहाँ और माइनस यहाँ दिखाएंगे। सोर्स के अंदर फ्लक्स जो है माइनस से प्लस की ओर जाता है और सोर्स के बाहर वो प्लस से माइनस की ओर आएगा। N2I2 की वजह से भी फ्लक्स की डायरेक्शन यही रहेगी, इसलिए N2I2 में प्लस यहाँ और माइनस यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि N2I2 भी सोर्स है और उसकी वजह से फ्लक्स माइनस से प्लस की तरफ आएगा। इस कोर के चार लिम्ब हैं, लेकिन हर लिम्ब में फ्लक्स सेम है, इसलिए उसको हम सीरीज में दिखा सकते हैं और एक रिलक्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो रिलक्टेंस हम मानेंगे कोर का रिलक्टेंस R। अब इस इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट से हम कोर के अंदर का फ्लक्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोर के अंदर फ्लक्स है फाई, तो फाई मल्टीप्लाइड बाई R विल बी इक्वल टू N1I1 प्लस N2I2। हमने इस कोर के लिए एक अजम्पशन माना था कि ये इनफाइनाइटली परमिएबल कोर है, इसलिए इसका रिलक्टेंस जीरो होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि N1I1 प्लस N2I2 इक्वल टू जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू माइनस N2 बाई N1। ये इक्वेशन प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट और टर्न्स रेशियो के रिलेशनशिप को बता रही है। अब हम इस वाइंडिंग पे डॉट नोटेशन लगाएंगे। तो दो वाइंडिंग है। पहली वाइंडिंग के टर्मिनल्स को हम A, B और दूसरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स को C और D बोलेंगे। इस ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। A, B और C और D, और टर्मिनल A में करंट इंटर कर रही है I1 और टर्मिनल C में करंट इंटर कर रही है I2। सबसे पहले एक आर्बिट्ररी टर्मिनल पे डॉट लगाते हैं। मान लीजिए हमने टर्मिनल A पे डॉट लगाया यहाँ पे। अब उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से डॉट कन्वेंशन को यदि देखेंगे तो दूसरी वाइंडिंग में डॉट उस टर्मिनल पे होगा जिस टर्मिनल पे करंट इंटर करने से फ्लक्स सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, और वो टर्मिनल C होगा, क्योंकि यदि हम C पे डॉट लगाते हैं तो करंट जो C पे इंटर कर रही है उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो, और जो टर्मिनल A से करंट इंटर कर रही है उससे, दोनों से फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ट्रांसफार्मर को सर्किट से रिप्रेजेंट करने के बाद हम दोनों वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे। वाइंडिंग AB का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा N1 डी फाई बाई डी टी, और वो होगा VAB, जो कि हम लेंस लॉ से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ में यदि टर्मिनल A पॉजिटिव होगा तभी वो I1 को अपोज करेगा जो फाई को सपोर्ट कर रहा था। टिपिकली किताबों में इसको E1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग का भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं, और वो होगा N2 डी फाई बाई डी टी, और ये भी, और इसको हम लिख सकते हैं VCD, और इसको E2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दो इक्वेशन से हम वोल्टेज और टर्न्स रेशियो के बीच रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, और वो होगा E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2।
तो अभी हमने जो अज्यूम किया था कि कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, एक्चुअली प्रैक्टिकल केस में कोर की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है बट वो इनफाइनाइट नहीं होती। तो उस केस में हम ट्रांसफार्मर की एनालिसिस कैसे करेंगे? हम फिर से उसी मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक सर्किट को कंसीडर करेंगे। अब इस केस में जो परमेबिलिटी है इस कोर की, ये हाई है, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट न्यू है, और रिलक्टेंस भी जीरो ना होके बहुत ही छोटा है बट फाइनाइट वैल्यू है। चूंकि रिलक्टेंस जीरो नहीं है कोर का, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ फ्लक्स एयर में भी फ्लो करेगा और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग की वजह से भी एक फ्लक्स एयर में प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन ऐसे मानेंगे। हमने फ्लक्स का पाथ निकाल लिया, तो अब इस मैग्नेटिक कोर के लिए हम एक इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट बनाएंगे। अगेन हम इसमें दो सोर्स लेंगे। पहला सोर्स है N1I1, डायरेक्शन वही होगी जो पिछले केस में थी। दूसरा सोर्स होगा N2I2, डायरेक्शन वही होगी जो पिछले केस में थी। उसके बाद जो फ्लक्स कोर में फ्लो हो रहा है उसके लिए हम कोर का रिलक्टेंस ले लेंगे R। वो फ्लक्स जो प्राइमरी से ओरिजिनेट हो रहा है और एयर में जा रहा है, उस फ्लक्स के पाथ का रिलक्टेंस हम मानेंगे RL1। उसी तरह वो फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग से ओरिजिनेट हो रहा है और एयर गैप में फ्लो हो रहा है, उस फ्लक्स के पाथ का रिलक्टेंस हम RL2 मानेंगे। तो ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट बन गया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। अब हम इसके लिए प्राइमरी को लिंक करने वाला फ्लक्स phi1 और सेकेंडरी को लिंक करने वाला फ्लक्स phi2 कैलकुलेट करेंगे। तो phi1 की वैल्यू क्या होगी? phi1 को लिख सकते हैं N1I1 डिवाइडेड बाई RL1 प्लस N1I1 प्लस N2I2 डिवाइडेड बाई R। ये जो फ्लक्स है ये होगा N1I1 प्लस N2I2 डिवाइडेड बाई R, और इस पाथ का जो फ्लक्स है वो होगा N1I1 डिवाइडेड बाई RL1, और इन दोनों का एडिशन टोटल phi1 होगा। तो हमने इस तरीके से phi1 निकाल लिया। उसी तरीके से phi2 भी निकाल सकते हैं। phi2 हो जाएगा N2I2 डिवाइडेड बाई RL2 प्लस N1I1 प्लस N2I2 डिवाइडेड बाई R। फ्लक्स निकालने के बाद वाइंडिंग 1 का फ्लक्स लिंकेज और वाइंडिंग 2 का फ्लक्स लिंकेज निकाल सकते हैं। लेमडा 1 N1 phi1 वो हो गया N1 स्क्वायर I1 डिवाइडेड बाई RL1 प्लस N1 स्क्वायर I1 डिवाइडेड बाई R प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई R I2। लेमडा 2 सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स लिंकेज N2 phi2 वो हो गया N2 स्क्वायर I2 डिवाइडेड बाई RL1 प्लस N1 N2 I1 डिवाइडेड बाई R प्लस N2 स्क्वायर I2 बाई R। इन दो लेमडा 1 और लेमडा 2 से दोनों वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं, बट पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें उससे पहले हमें डॉट कन्वेंशन और पोलैरिटी देखनी होगी। तो अगेन यहाँ पे पहले वाइंडिंग के टर्मिनल ए पे हमने डॉट लगा लिया है और दूसरे वाइंडिंग के टर्मिनल सी पे डॉट लगेगा, क्योंकि इन दोनों डॉट पे यदि करंट इंटर करता है तो फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो अब हम ए बी और सी डी टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हुए ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ए बी सी और डी, यहाँ पे डॉट लगेगा और यहाँ पे डॉट लगेगा। I1 की डायरेक्शन ये है, I2 की डायरेक्शन ये है। और अब हम E1 और E2 निकालेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे। E1 होगा VAB और वो हम लिख सकते हैं N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL1 dI1 बाई dt प्लस N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R dI1 बाई dt प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई R dI2 बाई dt। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL1 को बोलेंगे LL1। बेसिकली RL1 जो है वो है एयर का रिलक्टेंस, इसलिए इसकी वैल्यू
बहुत ज़्यादा है, तो LL1 जो है बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, और इसको बोलते हैं लीकेज इंडक्टेंस। क्योंकि ये जो है, ये एयर में जो फ्लक्स लीक कर गया है उसके करस्पॉन्डिंग इंडक्टेंस है। दूसरा टर्म है N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, उसको हम लिखेंगे LM, और ये होता है मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। टिपिकली R जो है वो है कोर का रिलक्टेंस, और कोर की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो रिलक्टेंस बहुत स्मॉल है, तो टिपिकल वैल्यू ऑफ LM जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों के कारण इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। VAB इक्वल टू LL1 dI1 बाई dt प्लस LM d बाई dt I1 प्लस N2I2 डिवाइडेड बाई N1। अब हमारे पास एक वोल्टेज इक्वेशन है। अब इस वोल्टेज इक्वेशन से हम एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है दो टर्मिनल AB, A is positive compared to B, so we write VAB। टर्मिनल A पर करंट I1 इंटर कर रही है, और I1 LL1 में फ्लो होगी, और उसकी वजह से LL1 dI1 बाई dt का ड्रॉप हो रहा है। और फिर हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है LM, और इधर से करंट आ रही है I1, दूसरी तरफ से करंट आएगी N2I2 डिवाइडेड बाई N1। और इस टर्मिनल पे वोल्टेज क्या है, इसको हम मान लेते हैं E स्मॉल p, सो दिस इज नथिंग बट EP। तो हम लोग लिख सकते हैं EP इक्वल टू LM d बाई dt I1 प्लस N2I2 डिवाइडेड बाई N1। EP जो है वो है LM के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब यहां पे यदि हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर लगा दिया जिसका टर्न्स रेशियो N1:N2 है, और डॉट यहां पे और यहां पे लगा दिया, तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा ES को हम लिख सकते हैं EP डिवाइडेड बाई N1 इंटू N2, और ये हो जाएगा N2 बाई N1 LM d बाई dt ऑफ I1 प्लस N2 बाई N1 I2। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर LM d बाई dt ऑफ N1 I1 बाई N2 प्लस I2। ये जो टर्म है ये है वोल्टेज अक्रॉस मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी की करंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये करंट हो जाएगी I2। अब हम इस फ्लक्स लिंकेज को लेके सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? दूसरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा d lambda 2 बाई dt, दिस इज नथिंग बट VCD, और ये हो जाएगा N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL2 dI2 बाई dt प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई R dI1 बाई dt प्लस N2 स्क्वायर बाई R dI2 बाई dt। इस टर्म में RL2 क्या है? RL2 जो है वो सेकेंडरी के एयर कैप का रिलक्टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे, तो N2 स्क्वायर बाई RL2 को हम लिखेंगे LL2, लीकेज इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी। सो LL2 इज नथिंग बट N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL2, और ये है लीकेज इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी dI2 बाई dt। इन दो इंडक्टेंस को हम LM के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये टर्म हो जाएगा LM N2 बाई N1 dI1 बाई dt प्लस LM N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर dI2 बाई dt, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं dI2 बाई dt प्लस LM N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर d बाई dt ऑफ N1 I1 बाई N2 प्लस
डी बाई डी टी ऑफ I2। ये जो टर्म है ये है मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज रेफर टू सेकेंडरी, और इसको यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ES। तो हम लिख सकते हैं VCD इक्वल टू LL2 di2 बाई dt प्लस ES। अब हम इस वोल्टेज इक्वेशन को यूज करके इस इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस इस लाइन में एक लीकेज इंडक्टेंस शो करना पड़ेगा जो हो जाएगा LL2, और ये टर्मिनल हो जाएंगे VCD और I2 की डायरेक्शन इस तरह से। यदि इस लूप में हम KVL लगाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कपल्ड इंडक्टर और ट्रांसफार्मर को कंपेयर करेंगे। थैंक यू।